सुबह के 9 बज रहे थे। अदिति और रोहन कॉलेज जा चुके थे। अजय जी नहाकर निकल चुके थे। नाश्ता मेज पर लगा। मैं जल्दी से टिफ़िन पैक कर ले आई। अजय जी ने बहुत ही अनिच्छा से नाश्ता किया और रोज की तरह बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गए। मैंने बिखरी हुई रसोई समेटी, चाय का कप लिया और सोफे पर बैठ गई। पूरे दिन में यही कुछ पल मेरे अपने होते हैं। यह कुछ फुर्सत के क्षण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इन पलों में मैं डूबती उतरती रहती हूँ, दुख सुख का हिसाब करती हूँ, जीवन की धूप छाँव को महसूस करती हूँ। एक बार अजय जी व और बच्चे घर लौट आते हैं तो समय पंख लगाकर उड़ने लगता है। मैं चक्कर घिन्नी सी इन सबके चारों ओर घूमने लगती हूँ। सोफे पर आराम से सिर पीछे टिका अतीत के गहरे सागर में उतर जाती हूँ। याद आती है विवाह के समय बैंड पर बज रही वो धुन, छोड़ बाबुल का घर मोहे, पी के नगर आज जाना पड़ा। माँ बहनों के गले लग सिसकियाँ रुदन में बदल गई। धीर गंभीर पापा और भैया भी मुंह फेरकर अपने आंसुओं को छिपाने की विफल कोशिश कर रहे थे। भाभी ने सांत्वना देते हुए कहा था, तुम तो सर्वगुण संपन्न हो। देखना अजय जी और ससुराल वाले तुम्हें सिर आंखों पर बिठाकर रखेंगे। मैंने सपनों की बहुत ऊंची उड़ान तो नहीं भरी थी, पर मुझे पूरा विश्वास था कि अपने रूप गुण के सहारे अजय जी व ससुराल का दिल अवश्य जीत लूंगी। रूप गुण के साथ मैंने म्यूजिक में एमए भी किया था। मैं आत्मविश्वास से भर उठी। जैसे ही डोली ससुराल घर के सामने रुकी, दिल एक बारगी जोरों से धड़क उठा। जेठानी ने सहारा देके उतारा। मैं धीमे धीमे चलने लगी। अचानक झटका सा लगा। देखा, अजय जी तो बिना पीछे देखे तेज कदमों से चले जा रहे हैं। मेरे आंचल खींचा जा रहा था। किसी बेजुबान गाय या बकरी की तरह घसीटती हुई मैं दरवाजे तक पहुंच गई। कुछ रस्में पूरी कर मुझे सोफे पर बिठा दिया। घर में शादी सा माहौल न था, न ही नई दुल्हन को देखने का चाव था। रिश्तेदार जाने की जल्दी मचा रहे थे। मिठाइयों के बंटवारे पर शोरगुल मचा था। मेरा सिर दर्द से फट रहा था, पर चाय की एक प्याली तो दूर, किसी ने पानी भी नहीं दिया। सास ससुर जेठ सब शादी में जो कमियां रह गई उसके लिए एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे। धीरे धीरे वातावरण में शांति छा गई। जैसे तैसे डिनर कर सब सोने की तैयारी में थे। मुझे भी लगभग ठेल कर अजय जी के कमरे में भेज दिया गया। कमरे में जाकर पाया अजय जी तो खर्राटे भरकर सो रहे हैं। मन महसूस कर रह गई। सोचा बेचारे थकावट की वजह से सो गए होंगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि अजय जी मुझसे कटे कटे से रहते हैं। सोचा शायद भरे परिवार में बातचीत से शर्माते होंगे। कुछ ही दिनों में हम अजय जी की कार्यस्थली दिल्ली आ गए। सामान का ट्रक पहले ही पहुंच गया, जो कुछ खास दोस्तों ने सरकारी फ्लैट में लगवा भी दिया था। मुझे अपने नए घर की बागडोर संभालने का बहुत उत्साह और चाव था। पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अपनी कार्य कुशलता और रूप गुण से सहज ही इनका दिल जीतकर आदर्श पत्नी बन अजय जी के दिल पर राज करूंगी। 3-4 दिन तो अजय जी के दोस्तों के घर दावतें चली। आखिर वह दिन भी आ गया जब मुझे अपने घर की जिम्मेदारी संभालने का शुभ अवसर मिल ही गया। शादी के बाद इनके ऑफिस जाने के पहले दिन मैंने बड़े ही मनोयोग से खाना बनाया। दाल चावल सब्जी और खीर बनाकर टिफ़िन पैक कर इन्हें दे दिया। पूरे दिन सोचती रही, आज मेरी पाक कला की परीक्षा है। टिफ़िन खोलेंगे तो खुश हो जाएंगे। शाम के लिए हल्का सा नाश्ता बनाकर मैं बेकरारी से अजय जी की राह देखने लगी। अजय जी आए, साथ में लाए एक कड़वा सा उलाहना। घर आते ही बैग एक ओर रख मुझे जोर से आवाज़ देकर बुलाया गया। मैंने सोचा चाय या पानी कुछ चाहिए होगा, मगर मामला कुछ और ही था। डांट कर बोले, मैं ऑफिस जाता हूँ या पिकनिक मनाने जाता हूँ? आज टिफ़िन में क्या क्या भर दिया था? इस हिसाब से मुझे टिफ़िन देती रही तो मेरी सेहत तो खराब करोगी ही, साथ में महीने का बजट भी गड़बड़ा जाएगा। महीने का राशन 15 दिन में ख़त्म कर दोगी, उसके बाद का राशन तुम्हारे मायके से आएगा क्या? यह सब सुन मैं बुरी तरह आहत हो गई। चाय बनाने के बहाने किचन में चली गई। यत्न से रोके आंसू बह निकले। याद आया, माँ ने समझाया था कि
आरंभ में नए घर में सामंजस्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पर साथ साथ रहते रहते एक दूसरे के साथ हुए स्वभाव और आदतों को जानकर सब कुछ सामान्य हो जाता है। यही सोच मन को सांत्वना देकर नई गृहस्थी की डगर पर चल पड़ी। कुछ ही दिनों के बाद यह समझ आने लगा कि यह रास्ते आड़े तिरछे होने के साथ बहुत ऊंचे नीचे भी हैं। असल में बचपन से इनके मन में पुरुषत्व को ऊंचाई पर, नारीत्व को नीचे और हे समझने का भाव अंकुरित होकर अब एक मजबूत पेड़ में बदल चुका था। मेरा रूप रंग, शिक्षा, कार्यकुशलता इनके सामने नगण्य ही थी। अब तो रोज ही यह मेरे कार्यों में मीन मेख निकाल डांटने का अवसर खोजते रहते। मैं लोक लाज के डर से जुबान पर ताले लगा लेती। इनका क्रोध प्रदर्शन भी इतनी ऊंची आवाज में होता था कि साथ वाले फ्लैटों की खिड़कियां और दरवाजे पटापट खुलने लगते। एक दिन तो अपमानित करने की सीमाएं पार कर दी। पड़ोस की मलन भाभी डोसा लेकर आई। बोली, आज रविवार है, मेरे हाथ का बना नाश्ता करिए। उन्होंने जैसे ही प्लेट मेरी ओर की, इन्होंने प्लेट अपनी ओर ले ली। मुझे देखकर बोले, अरे भाभी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैं दोनों को देखती रह गई। बोले, यह क्या जाने डोसा बनाना और खाना। मलन भाभी चुपचाप चली गई। इनके द्वारा अपमानित तो बहुत हुई थी, पर ऐसे किसी गैर के सामने पहली बार थी। मन में गहरी टीस उठी। कुछ समय बाद जब मुझे पता चला कि मुझे मातृत्व सुख मिलने वाला है, तो मैं फूली न समाई। सोचने लगी, जब अजय जी को यह खुशखबरी दूंगी तो कितना खुश होंगे। सारा गुस्सा, ताने, उपालंब भूल कर रह जाएंगे। शाम की चाय के समय मैंने संकोच से इन्हें संकेत दिया कि वो पापा बनने वाले हैं। यह सुनकर बजाय खुश होने के यह अनमने ढंग से होकर बोले, अरे इतनी जल्दी यह मुसीबत। फिर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है ठीक है, 2 महीने बाद अपने मायके वालों से कह देना, आकर तुम्हें ले जाएंगे। डिलीवरी भी वहीं हो जाएगी। अम्मा तो दौड़ भाग कर नहीं सकती, घुटनों के दर्द से लाचार हैं। मैंने डरते डरते पूछा, मेरे जाने पर आपकी देखभाल कौन करेगा। यह सुनकर वह फिर अपने चिर परिचित मूड में आ गए। चिल्लाकर बोले, तुम्हें जैसा कहा गया है वैसा करो, फालतू की बहस मत करो, अपने जाने की तैयारी करो। कुछ समय बाद ही भाई साहब मुझे लिवाकर ले गए। अजय जी ने भाई साहब से सिर्फ औपचारिक बातचीत की। करीबी रिश्तेदार वाली कोई बात नहीं थी। घर पहुंचकर भैया बोल ही पड़े। कहने लगे, मुझे तुम्हारे अजय का स्वभाव कुछ अटपटा सा लगा। हंसी मजाक तो बहुत दूर, उन्हें तो मैंने मुस्कुराते तक नहीं देखा। यह सुनकर मैं सकपका गई। बात को संभालते हुए बोली, भैया, ऑफिस में काम का बहुत दबाव है, ऐसे में मेरा मायके आ जाना, यही सब उन्हें उदास कर गया होगा। सादा दिल भाई साहब ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। मायके में मेरी खूब सेवा हुई। खुशहाल वातावरण में समय पंख लगाकर उड़ गया। मेरी डिलीवरी का समय भी आ गया। लेबर पेन शुरू होते ही मुझे अस्पताल ले गए। पापा ने मेरे ससुराल और अजय जी दोनों ओर सूचना भिजवा दी। 8 घंटे की कठिन प्रसव पीड़ा सहते सहते अजय जी और ससुराल वालों को भी अपने पास देखना चाहती थी, पर निराशा ही हाथ लगी। लेडी डॉक्टर ने जब जुड़वा बच्चे होने की खबर दी तो मन खुशी से नाच उठा। मेरा मातृत्व एक बेटा और एक बेटी पाकर निहाल हो गया। मैंने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हाथ जोड़ दिए। भैया और पापा मिठाइयाँ बांट रहे थे। अम्मा और भाभी मेरी सेवा में जुट गईं। ऐसे में निर्विकार चेहरा लिए अजय जी आ खड़े हुए। बच्चों को देखकर चेहरे पर न प्रसन्नता न रौनक आई। बस बच्चों को देखते रहे। 2 दिन अजनबियों की तरह रुक कर वापस चले गए। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ आकर हम सब पर बहुत उपकार किया हो। जाते जाते भैया को फरमान सुना गए, 1.25 महीना होते ही सुधा को दिल्ली पहुंचा जाना। मुझे घर के कामकाज में बहुत परेशानी हो रही है। 1.25 महीना पूरा होते ही भाई साहब मुझे दिल्ली छोड़ने आए। मायके में तो अम्मा और भाभी के सहयोग से बच्चे संभल रहे थे, पर यहाँ दिल्ली आकर कमजोरी की हालत में बच्चों को संभालना एक चुनौती से कम नहीं था। भाई साहब ने जाते जाते इनसे कहा कि सुधा के लिए 2 बच्चों के साथ घर का काम काज संभालना कोई आसान काम नहीं है, आप जल्दी ही कोई काम वाली रख लीजिए।
भैया के सामने तो इन्होंने हामी भर दी, पर उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। अब मेरी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। कमजोर शरीर के साथ बच्चे संभालना और घर का सारा काम करना कोई हंसी खेल न था। काम वाली बाई रखने की कोई संभावना नहीं दिख पड़ रही थी। आखिर एक दिन मैंने ही हिम्मत करके कहा, अजय जी, मैं पड़ोस में पता करती हूँ किसी काम वाली का। इधर आसपास बहुत घरों में आती है। यह सुनकर इनकी त्योरियों में बल पड़ गए। जोर से बोले, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि बाई रखूं। अगर खुद को कोई महारानी समझती हो तो मायके से लेकर आना था। मैं यह सुनकर सन्न रह गई। अच्छी खासी पोजीशन पर है, पर घर खर्च पर इतनी कंजूसी क्यों, समझ नहीं पाई। अपनी अम्मा, बहन और भाभी के लिए तो दिल खोलकर तोहफे देते हैं। अभी कुछ समय पहले ससुराल से सब आए थे, तब तो दिल खोलकर खर्च किया था। बात धीरे धीरे समझ आने लगी। यह अभी तक मुझे पराए घर से आई समझते हैं। मेरे लिए इनके दिल में ना प्यार है ना परवाह। इसी को अपना भाग्य मान मैंने नए सिरे से स्वयं को समेटा और जीवन युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गई। दिन महीने साल गुजरने लगे। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। मैंने अपना पूरा ध्यान बच्चों की देख रेख में लगा दिया। बच्चों की देख में निर्मोही अजय जी को और उनकी जातियों पर ध्यान न देती। हमेशा सोचती, अजय जी ने तो पराया कर दिया, कहीं बच्चों का स्नेह प्यार ना खो दूं। मेरा समर्पण किसी काम ना आया। अजय जी किसी न किसी बात पर खटपट लगाए रहते थे। मैं सुध-बुध भूल कर काम में लगी रहती। तन बदन की सुध-बुध न रहती। एक दिन मुझे देखकर बोले, तुमसे अच्छी तो काम वाली बाई रहती है। सस्ते कपड़े होते हैं, पर सलीके से रहती है। तुम तो उनसे भी बदतर लगती हो। यह सुन मैं खून का घूंट पीकर रह गई। अजय के ऑफिस जाने के बाद मैंने आईने में खुद को निहारा। अजय की यह बात तो मुझे सही लगी। घर परिवार के लिए त्याग करते मैंने अपने रूप रंग को भुला दिया था। उस दिन मैंने अजय के ऑफिस आने से पहले खुद पर कुछ समय दिया। मैंने नहाकर आसमानी रंग की साड़ी पहनी। हल्का मेकअप करके आंगन में लगे मोगरे के फूलों से गजरा गूंद कर जड़े में सजा ली। अदिति और रोहन भी मेरा यह रूप देखकर मुस्कुराने लगे। अपने होश संभालने के बाद शायद पहली बार उन बेचारों ने मुझे सजा सवरा देखा था। मैं बेकरारी से अजय जी का इंतजार करने लगी। आज तो चौंका दूंगी, सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। शाम को अजय जी आए, पर मुझे देखकर त्योरियों में बल डालकर बोले, यह क्या नाचने वालियों की तरह गजरे लगाकर बैठी हो। उतारो यह सब, मुझे नहीं पसंद चीप यह फैशन। यह सुनकर गुस्से से बुरा हाल हो गया। शादी की बाद पहली बार मैंने अपने गुस्से को बेकाबू होते देखा। मैंने गुस्से में गजरा नोचकर अजय की ओर फेंक दी, चूड़ा खोल दिया और चिल्लाई, हाँ मैं नाचने वाली बाई हूँ, देखोगे मेरा नाच। मेरा यह रौद्र रूप देखकर अदिति और रोहन भी सहम गए। मैं बच्चों को घसीटती हुई अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। सालों साल से दबाया हुआ आक्रोश आज आंसुओं की बरसात करने लगा। पहली बार घर में खाना नहीं बना, सब भूखे ही सो गए। मैं दोनों बच्चों को सीने से लगा सारी रात रोती रही। दोनों बच्चे समय से पहले ही समझदार हो गए थे। दोनों मन लगाकर पढ़ाई करते। उन्हें मालूम था पूरे घर खर्च के लिए हम अजय पर आधारित थे। पढ़ाई में जरा सी भी लापरवाही होने पर मम्मी को दोषी मानकर प्रताड़ित किया जाएगा। इसी तरह धूप और छांव के मौसम में जीवन नैया को खेते चलती जा रही थी। पर अदिति और रोहन ने मजबूत पतवार का काम किया। अचानक डोरबेल की तेज आवाज से मैं यादों के गहरे समुद्र से उबरकर बाहर आ गई। यादों की लहरों से मेरा मन भीग गया था। जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़ी। दरवाजा खोला तो पाया रोहन चेहरे पर चिंता के भाव लिए खड़ा था। बोला, क्या हो गया था मम्मी? कब से डोरबेल बजा रहा था, आप खोल क्यों नहीं रहे थे? मैं तो बहुत घबरा गया था। मैंने झेप कर जवाब दिया, बस थकावट से नींद लग गई थी। कैसे कहती कि मैं अतीत के गहरे सागर में उतरकर सब कुछ भूल गई थी। अदिति भी कॉलेज से आ गई थी। मैंने तीनों का खाना परोसा और मिलजुल के खाने लगे। यह समय मुझे बहुत ही सुखद लगता है। बच्चे खा पीकर अपने कमरों में चले गए। कुछ देर आराम के बाद पढ़ाई में जुट जाएंगे। दोनों का फाइनल में 1 महीना बाकी था। दोनों कठिन मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।
इसके बाद तो उन्हें आगामी उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहर में हॉस्टल या पीजी में रहना होगा। मैं उनके जाने के बाद अपने अकेलेपन के बारे में सोचकर घबरा जाती। मेरे दोनों बच्चे मेरे सूरज थे और मैं उनकी धरती। मैं सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती रहती। सूरज के चले जाने पर मेरी गति ही रुक जाएगी। वहीं अजय जी द्वारा दी गई प्रताड़नाएं, तंज, जिन्हें मैं बच्चों के प्यार में डूबकर प्रायः भूल चुकी थी। जब कभी यह डांटना शुरू करते, मैं बच्चों के कामों में लग उसे अनसुना कर देती। बच्चे बड़े हो गए तो समझने लगे कि पापा के स्वभाव में नेगेटिव बातें ज़्यादा होती हैं। अपने को सर्व कार्य कुशल समझते हैं और दूसरों को हे दृष्टि से देखकर कटाक्ष करना, व्यंग करना उन्हें बहुत भाता है। दोनों बच्चे मुझे समझाते, मम्मी आप पापा की बातें एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दिया करो। यह सब उनकी आदत में शुमार हो चुका है, वह नहीं बदलेंगे। मैं भी बच्चों की सलाह मान मस्त रहने लगी थी। अजय जी की अनुपस्थिति में मनपसंद गीत गाती। संगीत में एमए थी, इसलिए अजय जी द्वारा मिली उपेक्षा संगीत की नदियों में डुबो देना चाहती थी, पर इसकी भी इजाज़त नहीं थी। बच्चों के फाइनल ख़त्म होकर रिजल्ट भी आ चुके थे। जहां मुझे बच्चों की सफलता पर खुश होना चाहिए था, उसके स्थान पर एक अलग सी घबराहट और अवसाद ने घेर लिया था। दरअसल अब आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को शहर से बाहर जाना था। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग कल दोपहर 12 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। आशा करती हूँ कहानी का पहला भाग आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।